हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स में पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, साथ में बच्चों अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध, ये चीज हम चर्चा करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ही। तो वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक देखा करें, तब आपको समझ में आएगा कि आज आप क्या पढ़ने जा रहे हो और क्या चीजें सीख रहे हो। ठीक है, तो यहां पर कई टॉपिक्स हम क्लियर कर देंगे। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, साथ में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो चीज भी क्लियर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके साथ साथ इनकी शर्तें। दूसरा कंडीशन है अपवर्तनांक। क्या? अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध, ये चीज सीखेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आप समझो कि अपवर्तन क्या है और परावर्तन क्या है, ये दो चीज आपको क्लियर होना चाहिए। परावर्तन और अपवर्तन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, जैसे हमारे पास एक सतह है, उस सतह पर कोई प्रकाश किरणें आती है, उस सतह पर प्रकाश किरणें आती है और ये इसका अभिलंब है और परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसे हम कहते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। यानी किसी प्रकाश किरण का या प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी सतह पर वापस हो जाने की घटना या परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक, अब क्यों यहां पे समझा रहा हूं, क्योंकि आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ने जा रहे हो ना, इसलिए यहां पे इसको समझाना जरूरी है। यदि बच्चों हम अपवर्तन की बात करें तो हमारे पास दो माध्यम है। एक माध्यम से प्रकाश किरण आ रही थी, ठीक है, और दूसरे माध्यम में वो जा रही है, तो अपने मार्ग से विचलित हो गई, तो ये जो परिघटना है वो अपवर्तन कहलाता है। यानी जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मान के चलता हूं ये वायु है और ये जल है, मतलब सघन है, इसलिए तो सघन में अभिलंब की ओर झुकती है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे हम अपवर्तन कहते हैं। दोनों चीज क्लियर है। अभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ रहे हो तो परावर्तन में पूर्णता प्रकाश किरणों का लौटना होगा। अब देखो, मैंने कहा अपवर्तन दो माध्यम की घटना है, दो माध्यम होनी चाहिए। ये मैंने सतह बना दिया, ऊपर मैंने कहा वायु है बच्चों और नीचे मैंने कहा जल। क्या? जल। अब जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है, ये मान लेते हैं अभिलंब है, ठीक है। कहां से जाती है? सघन से। सघन से विरल में जाती है बच्चों, तो अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब, ये आपका अभिलंब है, अभिलंब से क्या हटेगी? दूर हटेगी, ठीक है। मतलब ये आपतन कोण था और ये आपका अपवर्तन कोण है। जब प्रकाश किरण कहां से चलती है? सघन से। कहां से? सघन से। कहां चल रही है? विरल में। मैंने कहा ये जल है, ये वायु है, तो सघन से विरल में, तो अभिलंब से दूर हटती है। अब यदि मैं आई के मान को बढ़ाऊं, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाऊं, तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। मैंने कहा भाई साहब ये मेरा सतह है, ये अभिलंब है। अब प्रकाश देखो, आई यहां पे था, थोड़ा सा इसका मान और बढ़ा दिया, तो फिर ये जो है इसके समांतर चलने लग गई, मतलब यहां पे 90 डिग्री कोण बन गया। अपवर्तन कोण कितना डिग्री बन गया? 90 डिग्री बन गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं होगा, सीधा ये वापस आ जाएगा। कुछ नहीं होगा, सीधा ये वापस हो जाएगा। मतलब हमने क्या देखा कि जब प्रकाश किरण को हम क्या करते हैं? सघन से विरल माध्यम में भेजते हैं, तो अभिलंब से दूर हटता है, और लेकिन हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि प्रकाश किरण अपने माध्यम में वापस आ जाती है। तो ये जो परिघटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। अब देखो, यहां पे एक शब्द आएगा क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण,
जैसे बच्चों मैंने आपको समझाया कि प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही तो अभिलंब से दूर हटेगी, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, मतलब आपतन कोण का मान बढ़ाते जाए। हमने आपको यहां पे समझाया, थोड़ा सा इस डायग्राम में भी समझाए कि भाई पहले आपतन कोण का मान कम था, अपवर्तन कोण का मान आर हो गया, इसके मान को और मैंने बढ़ा दिया, आपतन कोण का मान बढ़ा दिया तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया। अर्थात प्यारे बच्चों, जैसे जैसे आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाते हैं, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते जाता है, और एक ऐसी स्थिति आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको। हमने कहा आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया। उस स्थिति में जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण के बराबर होता है। मतलब जब आपतन कोण आईसी है, आईसी मतलब क्रांतिक कोण, उस स्थिति में अपवर्तन कोण 90 डिग्री है। फिर से समझने की कोशिश करो, एक बार नहीं 10 बार पढ़ो, जब तक मैं समझ में ना तब तक आप पढ़ो, प्रैक्टिस करो कि भाई साहब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो ये मूलभूत सिद्धांत हो गया। और जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, आई का मान बढ़ाते जाएंगे, अपवर्तन भाई ये वैसे ही अभिलंब से दूर हटेगा। ठीक है, अब ये इतना तो अभिलंब से दूर हटा, थोड़ा और इसका मान तो और अभिलंब से दूर हटेगा। एक ऐसी स्थिति आएगी आई का मान सी यानी क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा, जिसे हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तो उस कोण को हम, आपतन कोण के उस मान को हम क्रांतिक कोण कहेंगे जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। और यदि उससे भी अधिक हम बना दें, इस क्रांतिक कोण से भी अधिक कोण हम यहां पर बना दें, तो फिर प्रकाश किरण कुछ नहीं उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। तो इस परिघटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है या सघन से विरल में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो। भाई आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, क्योंकि क्रांतिक कोण में वापस नहीं लौट रहा है, ये सीधे अक्ष के समांतर है। तो ये आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाए, क्या हो जाए, अधिक हो जाए। उस स्थिति में प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में न जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यह परिघटना पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाती है। अब परिभाषा लिखने की बारी है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश किरण विरल माध्यम प्रवेश करने के बजाय सघन माध्यम में वापस आ जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके बाद आप लोग हेडिंग लगाएंगे। क्या हेडिंग लगाएंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्तें। पहला बच्चों, प्रकाश किरण सघन से विरल में जानी चाहिए। पहला लिख ले आप लोग, प्रकाश किरण सघन से विरल में, सघन से विरल में जाना चाहिए। कहां से कहां? सघन से विरल। आप देख सकते हैं सघन से विरल में जाना चाहिए। दूसरा यह है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, जो हमने आपतन कोण का मान कहा, आपतन कोण का मान माध्यम के जोड़े के क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखना है। शर्तें लिखो, दो शर्तें। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। आपतन कोण का मान माध्यम के जोड़े के क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ये दो शर्तें लिख लें। ठीक। अब बच्चों, अब आप लोगों को लिखना है क्रांतिक कोण की परिभाषा। किसकी परिभाषा? क्रांतिक कोण। ठीक है, यहां पे मैं नहीं लिखा हूं इसलिए मैं कह रहा हूं क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखो। क्या लिखोगे? जब कोई प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में उस आपतन कोण के मान को जिसके माध्यम से अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उस कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। या ऐसा भी लिख सकते हो कि सघन माध्यम के उस आपतन कोण को जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाए,
उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसे आई क्रिटिकल एंगल यानी आई सी से दर्शाते हैं। फिर से लिखो परिभाषा, मैं लिखूंगा नहीं, समझा रहा हूं इसीलिए कि भाई सघन माध्यम में उस आपतन कोण, ये आपतन कोण सघन माध्यम में है, तो सघन माध्यम में उस आपतन कोण को जिसके संगत विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, तो उस कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। अब हमारी बात चर्चाएं बढ़ेगी आगे, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। जब हम अपवर्तन पढ़ाए थे तो अपवर्तन में यह चीज पढ़ाया था हमने कि एक आपतन कोण, जैसे आपतन कोण हमारे पास आई है, तो आपतन कोण साइन आई, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण का मान आर है, उसमें एक निश्चित अनुपात होता है जो अपवर्तनांक के बराबर होता है। अब जैसे हमने कहा सघन माध्यम में वाटर और विरल माध्यम में एयर, तो जो हमारा प्रकाश किरण है वो सघन से वाटर से एयर में यानी पानी से कहां जा रहा है, एयर यानी हवा में जा रहा है, तब उस स्थिति में अपवर्तन का द्वितीय नियम है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको लिखना पड़ेगा कि माना कि एक प्रकाश किरण सघन माध्यम यदि जी लिख रहे हो तो जी ग्लास लिख लो, यदि आप विरल माध्यम एयर ले रहे हो तो एयर ले लो, ग्लास से जी फॉर ग्लास होता है, डब्लू लोगे तो भैया डब्लू मतलब वाटर है ना, तो सघन माध्यम ग्लास से विरल माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम में आपतन कोण आई है, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण आर है, तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, फिर से मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और फिर से आपको समझाऊंगा, क्योंकि यार एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ता है। मैंने कहा ये कांच है, ये क्या कहा मैंने, कांच है, ठीक है, और इधर बच्चों ये मेरा हवा है या वायु, क्या है, वायु है। अब प्रकाश किरण सघन माध्यम से ये कांच से जा रही है, ये आपतन कोण है, ठीक है, और यहां से कुछ ना कुछ तो झुकेगी ही, तो ये हो गया अपवर्तन कोण। एक ऐसा स्थिति आएगा कि भाई साहब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो मेरा क्रांतिक कोण हो जाए, क्रांतिक कोण मतलब आईसी हो जाए, तो फिर ये अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, जो कि आर के बराबर होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, क्रांतिक कोण कब कहलाएगा, जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उस स्थिति में इसको आईसी बोलेंगे, सिंपल। और जो हमारा अपवर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, अपवर्तनांक कहां से जा रहा है, कांच से जा रहा है एयर में, इसलिए एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जी म्यू ये हो गया, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसको भाई साहब मैंने कहा कि भाई क्रांतिक कोण कब होगा, क्रांतिक कोण कब होगा, आई का मान आईसी कब होगा, जब आर का मान 90 डिग्री हो जाए, आर का मान 90 डिग्री, अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, मतलब जी म्यू ए साइन आई को हम आई सी कब लिख सकते हैं, जब आर का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, साइन कितना हो जाए, 90 डिग्री, और साइन 90 का मान होता है 1, तो जी म्यू ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन आई सी हो जाएगा, साइन आई सी हो जाएगा। अब बच्चों यदि इसके माध्यम अपवर्तनांक का उत्क्रमणीयता सिद्धांत आपने पढ़ा भाई साहब, कि यदि मैं जी म्यू ए को उल्टा करना चाहूं, भाई यहां पर हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, मैं कह दूं कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, तो ए म्यू जी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब इसकी वैल्यू मैं यहां पे रख दूं, तो उल्टा कर दिया, तो ए म्यू जी बराबर कितना है, साइन आई सी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों ए म्यू जी रहने दो, साइन को कॉसेक बदल सकते हैं, क्या, कॉसेक आई सी, ऐसा हो गया, कुल मिलाकर तिर्यक गुणा करोगे तो ए म्यू जी बराबर कॉसेक आई सी, ठीक है, कॉसेक आई सी। या आप ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों कि इसको जब उल्टा करोगे तो इसको ऐसा भी निकाल कर लिख सकते हो, इसको उल्टा करोगे तो ए म्यू जी बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन आई सी, या कि फिर ए म्यू जी बराबर कॉसेक आई सी, ये फार्मूला, क्योंकि साइन का उल्टा होता है 1 बटा कॉसेक, या 1 बटा साइन का होता है
1/sin का होता है कोसेक। कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो ये मैंने कहा भाई साहब कांच से एयर में जा रहा था तो sin i/sin r, लेकिन क्रांतिक कोण r का मान 90 डिग्री होगा, तब I को IC या C के बराबर लिख सकते हैं। IC लिखो या C लिखो वही चीज है, ठीक है। तो यहां पर sin C/sin 90, ठीक है। अब sin 90 का मान 1 होता है। फिर हमने कहा उत्क्रमणिता का सिद्धांत, भाई अभी एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक था, इसके अपोजिट में यदि कर दें कि ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, तो इतना हो जाएगा। इसका मान हम यहां पर रखेंगे तो ये रख दिए, साइन IC हो गया। इसको उल्टा ले जाए तो ये उल्टा हो गया, 1/sin का कॉसेक होता है, यही संबंध है, सिंपल है। चीजें क्लियर है? समय लगता है भाई। क्रांतिक कोण की परिभाषा आपने लिखा था, क्रांतिक कोण की परिभाषा में आपने क्या लिखा था बच्चों कि क्रांतिक कोण कब, क्रांतिक कोण यानी कोई भी आपतन कोण क्रांतिक कोण के मान के बराबर कब हो जाता है, जब अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। किस किस पर डिपेंड करता है, तो एक तो डिपेंड करता है प्रकाश पुंज की रंग पर, यानी बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि किस रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बच्चों, तो बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अतः क्रांतिक कोण का मान बैगनी रंग के लिए सबसे कम होगा। अपवर्तनांक जिसका अधिक होगा क्रांतिक कोण उसका ही कम होगा। याद रखिए, अपवर्तनांक जिसका अधिक होगा क्रांतिक कोण उतना ही कम होगा। एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यहां से भी निष्कर्ष निकाल सकते हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। साइन C का मान ये अपवर्तनांक के व्युत्क्रम है। सघन और विरल माध्यम के जोड़े पर क्रांतिक कोण का मान भी सघन और विरल माध्यम के जोड़े पर निर्भर करता है। जितना विरल होगा उतना ही, है ना, आसानी से क्रांतिक कोण का निर्माण हो जाएगा। तो क्रांतिक कोण का निर्माण किस पर डिपेंड करेगा, सघन और विरल माध्यम पर, ताप पर। ताप बढ़ाने से माध्यम का अपवर्तनांक घटता है और अपवर्तनांक घटेगा तो क्रांतिक कोण का मान बढ़ जाएगा, सिंपल है। तो ये 3 निर्भरता है जिनसे आपको लिख लेना चाहिए। यदि 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, इसकी निर्भरता लिखिए, तो फिर आप इतना लिख दोगे तो काफी है बच्चों। उम्मीद करता हूं आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ बच्चों, यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपीज चार्ज है। कॉन्टेक्ट नंबर 9685 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पर कांटेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं, बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।